हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग नवंबर महीने के करंट अफेयर। नवंबर महीने के करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर महीने देखिए, अभी तक हम लोगों ने कहां तक बात कर ली है, तो हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। और ये यूपी पीसीएस 2000 परीक्षा के लिए जो हमने वादा किया था आपसे कि उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसको कंप्लीट करवाएंगे, तो आज उस कड़ी में हमारा ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, जितने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, जैसे आपने बिहार पीसीएस की परीक्षा में देखा कि बजट सर्वे, जो बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण था, उसी के साथ करंट अफेयर को जो मिला लिया जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उन 10 क्वेश्चन में जो बजट सर्वे का कोर डाटा था, उस कोर डाटा को अगर जो छोड़ दिया जाए तो लगभग 7-8 क्वेश्चन जो बिहार करंट अफेयर से पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आए थे, जिसका प्रमाण आपको टेलीग्राम पे पहले ही मिल चुका है। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन कहां पे हमने किस डेट को पढ़ाया था। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस का जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट कर दिया गया है, जिसमें जनवरी से लेके नवंबर तक के हर महीने का करंट अफेयर दे रखा है। हर वीडियो एवरेज 30 मिनट का है, 30 से 35 मिनट का है। उस 30 से 35 मिनट के वीडियो को आप स्पीड डबल करके आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते वक्त एक बार सुन लीजिए सारे इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे आपको यहां से मिल जाएंगे। ऐसी प्रस्तुति शायद ही यूट्यूब पर कहीं अन्य किसी चैनल पर मिले आपको। ठीक है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हमने मंथ वाइज और बहुत डिटेल में किया है, उस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर। नवंबर महीने के करंट अफेयर से संदर्भित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बनेंगे उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जहां पे टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, आइए जान लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जहां पे टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो गोरखपुर, शामली, भदोही, अलीगढ़, मऊ, बागपत आदि जिले इसमें शामिल है। ठीक है, मेन रूप से गोरखपुर, शामली, भदोही, अलीगढ़, मऊ और बागपत जिलों में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति 2022 के तहत 11 जिलों में नए निजी टेक्सटाइल पार्क के निर्माण किया जाएगा। याद रखना, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में कितने टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में टेक्सटाइल पार्क, और जो टेक्सटाइल पार्क किस प्रकृति के होंगे, निजी टेक्सटाइल पार्क होंगे। ठीक है, निजी टेक्सटाइल पार्क होंगे, इनका निर्माण आपके उत्तर प्रदेश में के 11 जिलों में किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर, शामली, भदोही, ठीक है, अलीगढ़, मऊ, बागपत जिले शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो शामली जिले में स्थापित किया जाएगा। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। शामली जिले में स्थापित किया जाएगा। 726 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यह पॉइंट हो गया यहां पे क्लियर। और बहुत ही अच्छे से आप देख लीजिए कि टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति 2022 में आई थी। इसी नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 11 जिलों में टेक्सटाइल पार्क जो निजी प्रकृति के होंगे, यानी कि निजी टेक्सटाइल पार्क होंगे, उनकी स्थापना की जाएगी। और पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पे स्थापित किया गया, शामली में स्थापित किया जाएगा। 726 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। ठीक है, चलो आगे देखें। म्यूचुअल फंड निवेश में शीर्ष राज्य। अब म्यूचुअल फंड निवेश में शीर्ष राज्य कौन से, उनके बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक निवेश कहां पे हुआ म्यूचुअल फंड में, तो महाराष्ट्र में, इसके बाद दिल्ली और गुजरात में हुआ। ठीक है, कुल प्रबंधन परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी में बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर दूसरा स्थान दिल्ली का, गुजरात का तीसरा। ठीक है, सिर्फ 56% निवेश हुआ, यानी कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से ही म्यूचुअल फंड में कितना परसेंटेज निवेश हुआ है, तो 56% निवेश हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख ले तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है म्यूचुअल फंड निवेश में, तो उत्तर प्रदेश का म्यूचुअल फंड निवेश में 6वां स्थान है। और ऐसे डाटा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा बीपीएससी की परीक्षा में, ठीक है, बीपीएससी की परीक्षा में पूछ लिया था कि मोबाइल निर्माण में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है। उसी तरीके से अगर जो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड निवेश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में म्यूचुअल फंड का स्थान कौन सा है, 6वां स्थान हो जाता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का कौन सा स्थान, बिहार का 16वां स्थान था। ठीक है, ये 16वां स्थान याद रखना। कितना निवेश हुआ, तो 2.23 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश किया गया और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान था। चलो, तो यहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में जान लिया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में आरआरबीज, ठीक है, आरआरबीज के बारे में जान लेते हैं। तो बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी बैंक का विलय कर यूपी राज्य ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, ग्रामीण बैंक का
गठन किया गया। कौन कौन से बैंकों का विलय करके, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि किन बैंकों का विलय करके यूपी राज्य ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया है। ठीक है, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त यूपी बैंक, ठीक है, आर्यावर्त बैंक, और उसके बाद प्रथमा यूपी बैंक। ये 3 बैंक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कैसे। निम्नलिखित में से किस बैंक, कौन सा बैंक सम्मिलित नहीं है, ठीक है, पूछेगा। यूपी राज्य ग्रामीण बैंक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से बैंक का विलय नहीं किया गया है। 3 ऑप्शन ये दे रखेगा और 1 ऑप्शन कोई अन्य दे रखेगा। ठीक है, तो वहां पे होगा क्या, ये सारे बैंक आप देख लीजिए, यूपी बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा बैंक। 75 जिलों में 4317 शाखाओं के साथ यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला बैंक हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, अमेरिका में बुलंदशहर की सबा हैदर ने जीता चुनाव। ठीक है, बुलंदशहर की सबा हैदर इन्होंने चुनाव जीता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की औरंगाबाद कस्बा, कौन सा, बुलंदशहर का एक कस्बा है, औरंगाबाद कस्बा की मूल निवासी सबा हैदर ने अमेरिका में ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो अमेरिका में ड्यूपेज काउंटी का चुनाव जीतने वाली सबा हैदर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो टिक करके आइएगा, बुलंदशहर जिले की है ये सबा हैदर। ठीक है, सबा हैदर वर्तमान में शिकागो में इलिनाइस, ठीक है, इलिनाइस जिले में रहती है। कहां पे रहती है, इलिनाइस जिले में। अब जिले का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कहां पे ये रहती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो सबा हैदर का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से है। चलो आगे बात करें, अगली न्यूज क्या है। यूपी के 8 जिलों में शुरू होगी नारी अदालतें। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में नारी अदालतें शुरू की जाएंगी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतों की शुरुआत होगी। जो उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, वहां पर नारी अदालतें शुरू की जाएंगी। इन अदालतों में, ठीक है, महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा। आगे बात करें, नारी अदालतों में 7-11 सदस्यों की महिला समिति होगी, यानी कि 7 सदस्य से लेकर 11 सदस्यों तक की एक महिला समिति होगी उस नारी अदालत में। यह पायलट प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले वहां पे संचालित की जाएंगी। आकांक्षी जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो ये 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के, ये 8 जिले हैं आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ही चलाए जाएंगे नारी अदालतें। चलो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने जिलों में चलाई जाएगी उत्तर प्रदेश के। एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नारी अदालतें संचालित की जाने की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई। 8 जिलों में। जिलों का नाम पूछ ले, निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं की जाएगी। तो 8 जिलों का नाम याद रखना। 8 जिले जो आकांक्षी जिले घोषित किए गए थे उत्तर प्रदेश के, उन 8 जिलों में ये चलाई जाएगी। इससे इतर कोई नाम होगा तो वहां पे नहीं संचालित किया जाएगा। चलो आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस का लखनऊ में शुभारंभ किया गया है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये पॉइंट। ये उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर जो ईवी इलेक्ट्रिक बस है वो कहां पे संचालित की गई है, लखनऊ में। यह बस कामता बस स्टेशन से एयरपोर्ट तक संचालित होगी। कहां से, कामता बस स्टेशन से एयरपोर्ट तक संचालित होगी। जैसे मेट्रो के बारे में पूछ लिया था, मुंशी पुलिया से जो संचालित होना था तो उसके बारे में यूपी SSS में एग्जाम में पूछ लिया था। और ये यूपी SSS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से कहां तक संचालित होगी। ठीक है, शनिवार सुबह बस कराएगी हेरिटेज टूर। महिलाओं के लिए मासिक सीजनल टिकट पर 50% जो MST होता है उस पर 50% तो महिलाओं को छूट दी जाएगी। शनिवार को हेरिटेज टूर के लिए महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये हेरिटेज टूर यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि राजधानी में जो प्रमुख हेरिटेज साइट है वहां पर क्या होगा कि शनिवार के दिन ये बस जो इलेक्ट्रिक बस है ये महिलाओं को मुफ्त में यात्रा कराएगी। साथ ही साथ शनिवार की सुबह यह बस जो है यह हेरिटेज टूर पर निकलेगी। चलो आगे देखें, आकांक्षी हाट महिला उद्यमिता और कारीगरी को प्रोत्साहन देख लेते हैं। इसका आयोजन कहां पे, इसका आयोजन जो है आकांक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को मंच प्रदान किया गया। ठीक है, देख लेते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। यह आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। यानी कि जो आकांक्षा हाट है, आकांक्षा हाट महिला उद्यमिता और कारीगरी को प्रोत्साहन देने के जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। उद्देश्य क्या था, इस हाट का उद्देश्य 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना था।
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो जिलों के प्रोडक्ट है ना, उनको राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन डेयरी योजना लॉन्च की जानी है, और इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करेगा वन डेयरी और वन डिस्ट्रिक्ट वन डेयरी योजना को संचालित करने में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किया गया। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। शुरुआत कब होती है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की? तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है। श्रेणियों की बात कर ले तो कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किया गया। शीर्ष राज्य कौन से थे? तो शीर्ष राज्य उड़ीसा, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, फिर गुजरात और पुदुचेरी का स्थान आता है। सर्वश्रेष्ठ जिले कौन से रहे? सर्वश्रेष्ठ जिलों में अगर हम बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में कौन सा? बांदा जो था उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न क्षेत्र में बांदा जो है उत्तर प्रदेश का, ये शीर्ष स्थान पर। फिर उसके बाद गंदारबल जो जम्मू कश्मीर का है वो दूसरे स्थान पर रहा। दक्षिण क्षेत्र की बात कर ले तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम क्षेत्र की बात कर ले तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का वो शीर्ष स्थान पर रहा। पूर्वी क्षेत्रों में बलानगीर उड़ीसा का शीर्ष स्थान पर रहा, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में धलाई जो है वो त्रिपुरा का शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में? ये तो हमने राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? उत्तर प्रदेश का सेकंड रैंक था। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जो राज्यों की श्रेणी थी, राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में बात कर ले तो जो बांदा जिला है, कौन सा? बांदा जिला, बांदा जिला जो है ये नॉर्दर्न एरिया यानी कि नॉर्दर्न क्षेत्र था, उसमें नॉर्दर्न क्षेत्र में बांदा जिला का पहला स्थान था, प्रथम स्थान। ठीक, चलो आगे बात करें। यूपी की जिला जीडीपी रिपोर्ट 2022-23, जो जिलेवार जीडीपी है ना, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में बुंदेलखंड का जीडीपी ग्रोथ के मामले में, बुंदेलखंड ने जीडीपी ग्रोथ के मामले में जो पश्चिमी यूपी है ना, उसको भी पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14.3% है उत्तर प्रदेश की जीडीपी दर। ठीक है, और ये आंकड़ा कब जारी किया गया है? यूपी की जिलेवार जीडीपी रैंकिंग जो है 22-23 का, ये नवंबर में आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है। तो 8.29% योगदान है। कितना? 8.29% योगदान है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का। यूपी की जीडीपी कितनी है? 22.58 लाख करोड़ है उत्तर प्रदेश की जीडीपी। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय है 83,636 रुपए। कितना? 83,636 रुपए। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। आपके पीवाईक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वर्तमान परिदृश्य में ये डाटा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। चलो आगे देखें। यूपी के संभाग व संबंधित तथ्य, जो संभागों से संबंधित तथ्य उनको देख लेते हैं। बुंदेलखंड में कितने? 7 जिले हैं। यहां पे अगर जो बात करें तो जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर बुंदेलखंड की कितनी रही? 18.2% रही। यूपी इकोनॉमी में बुंदेलखंड का योगदान कितना? तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अगर जो देखा जाए तो बुंदेलखंड का योगदान 5.31%। प्रति व्यक्ति आय बुंदेलखंड की कितनी है? तो बुंदेलखंड की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 93,149, यानी कि परीक्षा वहां से पूछ ले बुंदेलखंड चित्र। अब देखिए ये बुंदेलखंड का जो डाटा है वो आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी यूपी में 30 जिले सम्मिलित हैं। इनमें जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी देखी गई? तो 15.3%, यानी कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है। और आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? नवंबर माह में जारी उत्तर प्रदेश जीडीपी जिलेवार जीडीपी आंकड़ों के अनुसार किस क्षेत्र का जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है? पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्यांचल क्षेत्र या उत्तरांचल क्षेत्र? ठीक है, तो वहां पे जैसे आप देखेंगे पश्चिमी यूपी, आप सोचेंगे ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद, सही होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ कहां पे देखी गई? बुंदेलखंड में देखी गई है। पश्चिमी यूपी की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 15.3%। यूपी इकोनॉमी में पश्चिमी यूपी का योगदान देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, कितना? 47.73% है योगदान। और यहां पर जो पश्चिमी यूपी है उसका प्रति व्यक्ति आय कितना है? यानी कि इन 30 जिलों में अगर जो एवरेज देखा जाए प्रति व्यक्ति आय 1,07,145 रुपए है। ठीक है,
मध्य यूपी की बात कर ले तो मध्य यूपी में 10 जिले सम्मिलित है। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही तो 11.2% रही। यूपी इकोनॉमी में योगदान कितना है तो 18.97% का योगदान उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में है। प्रति व्यक्ति आय 88,857 रुपए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, ठीक है, यानी कि पूर्वांचल में देख ले तो जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर कितनी, जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर 14% रही। वहीं पर यूपी इकोनॉमी में योगदान कितना तो 27.98% उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में योगदान रहा। और प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो सबसे कम पूर्वांचल में है कितना 58.169, यानी कि कितना है 58,169, ठीक, 18,169 जो है ये है प्रति व्यक्ति आय किसकी, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल की। चलो आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जिलेवार रैंकिंग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी जिलेवार रैंकिंग है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नियोजन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिलेवार रिपोर्ट तैयार किया गया जीडीपी का। जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, कितना 7.47%। अब यहां पे अगर आप चाहें तो आप ये डाटा भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 1,68,718.95 करोड़। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे पर गाजियाबाद है, चौथे पर कानपुर है और पांचवें नंबर पर आगरा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज वाले डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीडीपी में योगदान कितना है। गौतम बुद्ध नगर का उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 7.47% योगदान है, लखनऊ का 5.63% योगदान है, गाजियाबाद का 5.33% योगदान है, कानपुर का 3.30% योगदान है और आगरा का 3.16% योगदान है जीडीपी में। चलो आगे देखें, अन्य उल्लेखनीय बिंदु देख लेते हैं। अमेठी में जीडीपी में सबसे तेजी से वृद्धि देखी गई। जो अमेठी जिला है यहाँ पर जीडीपी की वृद्धि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे तेज देखी गई जिलोवार में। अगर जो देखा जाए एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि नियोजन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी जिलेवार जीडीपी रैंकिंग में सबसे ज्यादा वृद्धि दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखी गई? तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर देखी गई अमेठी जिले में देखी गई। वही हमीरपुर दूसरे स्थान पर रहा, कितनी 13% की वृद्धि देखी गई। और श्रावस्ती भी देखा जाए तो यहाँ पे जीडीपी वृद्धि 12.9% देखी गई। तो यहाँ पे ये तीनों जिलों का नाम याद रखना, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि भारत कार्यक्रम, CII कृषि भारत कार्यक्रम, इसके बारे में चर्चा कर ले। मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बता रखा था लेकिन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। 15 से 18 नवंबर 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या था? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका थीम था। और दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूध, गन्ना, आलू, आम और अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है। वहीं अगर अग्रणी की बात कर ले, ठीक है, तो गेहूं, चावल, मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ठीक है, अग्रणी है, यानी कि जो शीर्ष उत्पादक हैं उनमें उत्तर प्रदेश शामिल है। जबकि प्रथम स्थान किसमें तो दूध, गन्ना, आलू, आम और अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चलो आगे बात करें, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। तो अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ कहां पे किया गया? ये पॉइंट याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ 5 से 20 नवंबर 2024 तक किया गया। कहां पे इसका आयोजन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के संगीत नाट्य अकादमी गोमती नगर लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो योजना का शुभारंभ, ठीक है, जो ये आयोजन था इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई और इसी के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। चलो आगे देखें, कृषि एवं प्रौद्योगिकी का महाकुंभ कृषि भारत 2024 लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टनर कंट्री कौन था? तो नीदरलैंड पार्टनर कंट्री था। उत्तर प्रदेश सरकार और नीदरलैंड के बाद 2 MOU भी साइन हुए, MOU भी इस दौरान साइन किए गए, जो कृषि भारत 2024 था। इसका थीम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका थीम था, ठीक है। चलो आगे बात कर ले, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, समूह, NRI, NGO या निजी संस्था पंचायती राज अधिनियम के तहत गांवों का विकास कार्यों में एवं अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में सहयोग कर सकती है। परियोजना लागत का 60% जो है वो सहयोगकर्ता द्वारा तथा 40% धनराशि जो है ये राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। सहयोगकर्ता की इच्छा अनुसार परियोजना का नाम रखा जा सकेगा।
मूलतः उद्देश्य क्या है इस योजना का? जो मातृभूमि योजना है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये योजना क्यों लाई गई थी? जैसे कोई एनआरआई है, कोई विदेश में रह रहा है, अच्छा खासा वहां पे पैसा अर्न किया और वो चाहता है कि उसके पूर्वज जिस गांव में रहते थे उस गांव का विकास किया जाए, तो उन गांवों के विकास के लिए वो योगदान देना चाहता था, तो अब वो योगदान दे सकता है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत। होगा क्या कि जो परियोजना होगी, जैसे वो रोड बनवाना चाहता है तो रोड बनवाने के लिए वो सरकार से संपर्क कर सकता है इस चीज के लिए कि हमको गांव में मातृभूमि योजना के तहत रोड बनवानी है। रोड बनवाने का जो 60% खर्च होगा वो उस व्यक्ति के द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है, और जो 40% धनराशि है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग की जाएगी। और उसके बाद होगा क्या, सहयोग के बाद जब वो परियोजना पूरी हो जाती है तो परियोजना का जो नाम रखा जाएगा, जैसे वो अपने पिता के नाम, दादा के नाम, किसी के नाम पर उस रोड का नाम रखना चाहता है, तो परियोजना का जो नाम होगा वो सहयोगकर्ता की इच्छा अनुसार ही परियोजना का नाम रखा जाएगा। यही है उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना। चलो आगे देखें, 25वां अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन वैश्विक शांति और सुरक्षा के थीम पर आधारित था। बात कर ले, विषय क्या था, इसका थीम क्या था? थीम था संविधान का अनुच्छेद 51, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51 पर इसका थीम आधारित था, ठीक है, वैश्विक शांति और सुरक्षा। आगे बात करें, स्थान कहां पर? वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। जो वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर है ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में अवस्थित है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था 25वां अंतरराष्ट्रीय मुख्य रईसों का सम्मेलन। तारीख क्या थी, किस तारीख को आयोजित किया गया? तो 20 से 24 नवंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटनकर्ता योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रतिभागी कितने थे? तो 56 देश के 178 मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश इसमें सम्मिलित हुए थे। 56 देशों के लगभग 178 जो चीफ जस्टिस और जस्टिस हैं उसमें सम्मिलित हुए थे 25वें अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन पर। यह अनुच्छेद 51 के वैश्विक शांति और सुरक्षा के थीम पर आधारित था, ठीक है। चलो आगे बात कर ले, इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ की साझेदारी से जलवायु जोखिम प्रबंधन। साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो साझेदारी का उद्देश्य है 5 जिले धाराशिव महाराष्ट्र, बेगूसराय बिहार, विरुधनगर तमिलनाडु, 12 राजस्थान और बहराइच उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपदा रोधी समुदायों और जलवायु आधारित प्रशासनिक प्रणालियों का विकास करना। याद रखना, इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ की साझेदारी से उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपदा रोधी समुदाय एवं जलवायु आधारित प्रशासनिक प्रणालियों के विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। कहां पे? बहराइच जिले में। और ये भारत के 5 जिलों में संचालित किए जाएंगे। जो ये जलवायु जोखिम प्रबंधन है, इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ के मध्य जो समझौता हुआ है, ये उत्तर भारत के 5 जिलों में बात करें तो महाराष्ट्र का धाराशिव, बिहार का बेगूसराय, तमिलनाडु का विरुधनगर, राजस्थान का 12 और उसके बाद उत्तर प्रदेश का बहराइच में संचालित किया जाएगा। भागीदारों की भूमिका बात कर ले तो भागीदार कौन कौन होंगे इसमें? आईआईटी गांधीनगर उन्नत निगरानी और चेतावनी प्रणाली के विकास करने में योगदान देगा। साथ ही साथ गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप क्या करेगा? ये स्थानीय अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण का कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो 2 भागीदार अन्य है, आईआईटी गांधीनगर और गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप। चलो तो यहाँ पे हमने पता किया कि इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ के मध्य जो साझेदारी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलवायु आपदा जोखिम प्रणालियों का विकास किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। आगे देखें, राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्करण कौन सा था? 13वां संस्करण था। आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है और ICAR के सहयोग से, ठीक है। तो इसका आयोजन था वो वाराणसी में, जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र तथा ICAR के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तथा कृषि विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पेरू स्थित आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र राज्य का दूसरा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान होगा। और यूपी में क्या होगा? यूपी में सीड पार्क बनाया जाएगा। इसी दौरान क्या निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में सीड पार्क का निर्माण कहां पे किया जाएगा? लखनऊ में। परीक्षा में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीड पार्क की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में सीड पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। चलो आगे देखें, यूपी में महाकुंभ मेला जिला घोषित किया है, ठीक है। महाकुंभ मेला, ठीक है, अस्थायी रूप से 76वें जिले के रूप में जाना जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक अलग जिला घोषित किया है। संगम क्षेत्र के तहत जो 4 तहसीलें हैं, 4 तहसील और 67 क्षेत्रों को इसके तहत शामिल किया गया है। महाकुंभ
2025 की तैयारियों को सुचारू बनाने हेतु एक अस्थायी जनपद को 31 मार्च 2024 तक के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी कि जो अस्थायी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो 76वां जिला, सब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बन गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है ये अस्थायी जिले के तौर पे है। और ये कब तक रहेगा? ये 31 मार्च 2024 तक रहेगा। प्रयागराज मंडल में 5 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले हैं? ठीक है, अब प्रयागराज मंडल में कौन कौन से जिले हो गए हैं? प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ मेला जिला। तो ये 5 जिले हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? तो 75 से बढ़ के 76 हो गई है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2024 तक के लिए। यानी कि ये जिला जो है, 76वां जिला जो है, ये एक अस्थायी जिला है और इस जिले का नाम क्या होगा? महाकुंभ मेला क्षेत्र इस जिले का नाम है। ठीक है, चलो, तो यहां पे पता चल गया उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेला क्षेत्र है। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके बारे में जान लेते हैं, लक्ष्य क्या है इसका। तो ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य है। उपलब्धि क्या है? लक्ष्य से अधिक 6.39 करोड़ व्यक्तियों को 31 मार्च 2024 तक प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, कब तक प्रशिक्षित कर दिया गया? तो लक्ष्य था कि 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षित करना, और लक्ष्य से अधिक यानी कि 6 करोड़ को प्रशिक्षित करना था, लेकिन उससे ज्यादा ही कर दिया गया। 6.39 करोड़ व्यक्तियों को 31 मार्च 2024 तक ही प्रशिक्षित कर दिया गया। सबसे अधिक प्रशिक्षित कहां पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रशिक्षण दिया गया। कितना? 1.45 करोड़। फिर बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है, और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। अन्य आईटी पहल की बात कर ले तो फ्यूचर स्किल प्राइम के तहत नई तकनीकी क्षेत्रों का पुनः कौशल विकास करना, यानी कि एआई और ठीक है, एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन तकनीकी का विकास करना इसके तहत सम्मिलित है। तो यहां पे याद रखना, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है उसके तहत सबसे ज्यादा प्रशिक्षण किस राज्य के लोगों को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के लोगों को लगभग 1.45 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। लक्ष्य कितना था? 1 साल के अंतर्गत 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन कितना कर दिया गया? ज्यादा ही प्रशिक्षित कर दिया गया। चलो आगे देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 आयोजन कहां पे हुआ था? 11 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ठीक है, वही बात करें तो पुरस्कार वितरण देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। त्रिपुरा और उड़ीसा, ठीक है, त्रिपुरा और उड़ीसा 7-7 पुरस्कारों के साथ प्रथम स्थान पर रहे। ठीक है, महाराष्ट्र का 6 पुरस्कारों के साथ दूसरा स्थान रहा। आंध्र प्रदेश में बात करें तो 4 पुरस्कारों के साथ तीसरा स्थान रहा। बिहार और हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो 3-3 पुरस्कारों के साथ 3-3 पुरस्कार बिहार और उसको प्राप्त हुए, हिमाचल प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन 11 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली। यहां देखिए, हम नवंबर करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन नवंबर करंट अफेयर में ही जो दिसंबर महीने का करंट अफेयर है महत्वपूर्ण, वो आपके लिए सम्मिलित है यहां पर। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहां पे हमारा जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर का सेशन यही समाप्त होता है। इसके साथ आपका जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। हमने जनवरी से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर पर चर्चा कर ली है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो पूरा देखिए। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश मंथली करंट अफेयर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में अब तक के जनवरी से लेके अब तक के सारे वीडियो अपडेट कर दिए गए। सारे वीडियो उपलब्ध है, वीडियो को देखिए, फायदा उठाइए, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो में विराम लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी नई श्रृंखला में, किसी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।